Hello student, welcome to CR International online classes. बेटा today we discuss about the occupational composition यानी श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि श्रम कितने परसेंट जो लोग हैं वो काम में इन्वॉल्व हैं और कितने परसेंट हैं वो इन्वॉल्व नहीं है। यानी कुल जनसंख्या यानी टोटल पॉपुलेशन में से कार्यरत यानी जो काम कर रहे हैं जनसंख्या के प्रतिशत अनुपात को, यानी टोटल जनसंख्या में से जो कार्यरत हैं जनसंख्या के प्रतिशत अनुपात को सहभागिता दर कहते हैं। यानी वो सहभागी हैं, वो काम करने में इन्वॉल्व हैं। अब सहभागिता दर पुरुषों व स्त्रियों के लिए अलग अलग होती है, यानी कितने पुरुष सहभागी हैं और कितने परसेंट महिला सहभागी हैं, ये जो दर है या ये अनुपात है पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग होता है। सहभागिता दर जनसंख्या के संयोजन, जीवन प्रत्याशा, रोजगार की उपलब्धि, कार्य के प्रति लोगों के दृष्टिकोण और कार्य में स्त्रियों के योगदान पर निर्भर करती है। जनसंख्या में श्रमजीवियों के अनुपात से उस प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व जनसांख्यिकीय तत्वों का पता चलता है। आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को, यानी आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जो जनसंख्या है उसको 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है आपका मुख्य श्रमिक। यानी मुख्य श्रमिक वह है जो एक वर्ष में कम से कम 183 यानी 365 में से 183 दिन काम करता है। देश की जनसंख्या का 30.5% है वो मुख्य श्रमिक है। उसके बाद सेकंड आता है यानी सीमांत श्रमिक, वह व्यक्ति जो वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है, यानी वह व्यक्ति जो वर्ष में 183 डेज से कम काम करता है सीमांत श्रमिक कहलाता है। देश की जनसंख्या में 8.7% लोग सीमांत श्रमिक हैं, यानी देश की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 8.7% जो लोग हैं वो सीमांत श्रमिक हैं। अश्रमिक, इसमें अश्रमिक या गैर कामगार वह व्यक्ति है जो वर्ष भर अपनी आजीविका के लिए कोई काम नहीं करता, यानी वो अपनी आजीविका चलाने के लिए पूरे वर्ष में कोई भी काम है वो नहीं करता। अतः स्पष्ट है कि भारत में दोनों मुख्य और सीमांत श्रमिकों का अनुपात, अब भारत में मुख्य और जो सीमांत श्रमिक हैं उनका अनुपात 39% है, जबकि 61% की विशाल जनसंख्या अश्रमिकों अथवा गैर कामगारों की है। यानी 100 में से 39% हैं ये तो काम करते हैं, ठीक है, और 61% जो पॉपुलेशन है वो गैर श्रमिकों की है या अश्रमिक या गैर कामगारों की है जो कोई काम नहीं करती। यह एक ऐसे आर्थिक स्तर को प्रदर्शित करता है जिसमें जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात आश्रित लोगों का है। अब ये क्या कहते हैं कि देखो टोटल पॉपुलेशन में से यानी 100% में से 39% जो पॉपुलेशन है वो काम करती है, ठीक है, और 61% जो पॉपुलेशन है वो कोई काम नहीं करती, यानी वो दूसरों पे डिपेंड है। तो इस प्रकार जो ये परसेंटेज है ये इंगित करता है 61% के आश्रित जनसंख्या है, यानी यह अपनी आवश्यकताओं के लिए या अपनी आजीविका के लिए दूसरे लोगों के ऊपर आश्रित है। अब देखो नेक्स्ट आता है यानी राज्य स्तर पर श्रमजीवी जनसंख्या का वितरण, यानी स्टेट लेवल जो ऑक्युपेशनल पॉपुलेशन कंपोजिशन है उसमें काफी विभिन्नताएं हैं वो पाई जाती हैं, यानी हर राज्य में श्रमजीवी जनसंख्या का जो अनुपात है वो एक समान नहीं है। अब जैसे हम लक्षद्वीप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप में 25.3% जो पॉपुलेशन है वो श्रमजीवी जनसंख्या है, और इसी के साथ मिजोरम में 52.6% जो पॉपुलेशन है वो श्रमजीवी जनसंख्या की है। इसके अलावा देश के 16 राज्य और
2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात राष्ट्रीय औसत यानी 39% जो था इससे ऊपर है। यानी इन उन 16 और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की जो जनसंख्या है वो राष्ट्रीय जनसंख्या के औसत अनुपात से अधिक है, जबकि शेष 12 राज्यों व 5 केंद्र शासित प्रदेशों में श्रमिकों का अनुपात राष्ट्रीय औसत से नीचा है। यानी 12 तो राज्य है, ठीक है, और 5 केंद्र शासित, इन राज्यों में श्रमजीवी जनसंख्या का जो अनुपात है वो राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। अब देखो 12 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश और इनके कंपैरिजन में 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, इनमें श्रमजीवी जनसंख्या का जो अनुपात है वो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। श्रमिकों के अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की श्रम सहभागिता दर ऊंची है। यानी केंद्र शासित प्रदेशों में तो हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इनमें श्रमजीवी जनसंख्या का जो अनुपात है वो ऊंचा है, और केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव में श्रमजीवी जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो ऊपर है। अब नेक्स्ट आता है पुरुषों और स्त्रियों की सहभागिता में अंतर। भारत में पुरुषों और स्त्रियों की सहभागिता में व्यापक अंतर है वो पाया जाता है। पुरुषों और स्त्रियों की सहभागिता दरों में व्यापक विषमता का पाया जाना भारत के श्रम बल का विशिष्ट लक्षण है। यानी एक विशिष्ट लक्षण है। श्रम बल की यही विषमता भारत को विकसित देशों से अलग करती है कि भारत में स्त्रियों को कम काम करने दिया जाता है, जबकि विकसित देशों में जो स्त्रियां हैं वो ज्यादा काम करती हैं, या ज्यादा नहीं तो पुरुषों के बराबर काम करती हैं, इसलिए वो हमसे विकास की दौड़ में भी काफी आगे है। तो यही जो लक्षण है भारत का, यह भारत को विकसित देशों से अलग है वो करता है। भारत में आर्थिक दृष्टि से लाभकारी क्रियाकलापों में, यानी आर्थिक दृष्टि से जो कार्य लाभकारी हैं उनमें महिलाओं की जो परसेंटेज है या सहभागिता है वो नाम मात्र की ही है। देश में पुरुष मुख्य कामगार, यानी पुरुषों का मुख्य कामगार जो सहभागिता दर है वो 51.7% है, जबकि इस वर्ग में महिलाएं 25.16% है, यानी पुरुषों के मुकाबले वो क्या है, आधी है। अब स्त्रियों में निम्न सहभागिता दर के निम्नलिखित कारण है। एक तो पहले एक संयुक्त परिवार का होना, ठीक है, कि वहां पर जॉइंट फैमिलीज हैं वो पाई जाती हैं, और समय की कमी। बड़े परिवार होने के कारण महिलाओं के पास इतना समय नहीं होता कि वो कामगार में या सहभागिता में हिस्सा है वो ले सके। दूसरा क्या है कि स्त्रियों में शिक्षा का निम्न स्तर, कि भारत में स्त्रियों की शिक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान है वो नहीं दिया जाता। भारत में यह एक रूढ़िवादी मानसिकता है वो लोगों के दिमाग में घर किए हुए है कि छोरियां पढ़ लिख के करेंगी, कि छोरी पढ़ लिख कर क्या करेंगी। दूसरा है बारंबार शिशु जन्म दर, यानी बार बार जो बर्थ रेट है वो भारत की हाई है, तो स्त्रियां हैं उनके जीवन के जो महत्वपूर्ण साल हैं जैसे 3 या 4 साल तो वो बच्चे पैदा करने में ही गुजर जाते हैं। उसके बाद आता है बढ़ती जनसंख्या। भारत की जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या के कारण रोजगार के जो अवसर हैं वो सीमित है। अगर महिलाएं को काम करने के लिए बाहर नहीं जाने दिया जाता तो वो रोजगार के अवसर पुरुषों को मिल जाते हैं, और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में कमी है वो हो जाती है। इसके अलावा एक और अन्य महत्वपूर्ण कारण है वो है औरत को घर से बाहर न निकलने देने व उनकी कमाई न खाने जैसे रूढ़िवादी विचार, कि भारत में क्या है कि शिक्षा का स्तर है वो कम है। भारत के लोगों की यह मानसिकता है कि जो महिलाएं हैं वो घर की इज्जत होती है, कि घर की इज्जत है वो बाहर ना जाए। और एक दूसरी रूढ़िवादिता यह धारणा है कि पुरुष हैं वो महिलाओं के कमाए हुए पैसे को खाएंगे। यह जो दंग रूढ़िवादी धारणाएं हैं यह लोगों के दिमाग के ऊपर काफी हैवी है।
अब देखो इसमें लास्ट आता है कि व्यावसायिक संगठन की व्यावसायिक संगठन है वो क्या होता है, किसी व्यक्ति के व्यवसाय से अभिप्राय, यानी किसी व्यक्ति के काम से अभिप्राय उस कार्य या धंधे या पैसे या व्यापार इत्यादि से होता है जिससे वह अपनी आजीविका या अपनी रोजी रोटी कमाता है। व्यवसाय को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है, प्राथमिक, द्वितीय या तृतीय। प्राथमिक कार्य जिसमें व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए अपनी आजीविका कमाता है। द्वितीय क्रियाकलाप जिसमें व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों का रूप परिवर्तन करके उपयोगी वस्तुएं बनाता है, वो द्वितीय क्रियाकलाप आते हैं। और तृतीय क्रियाकलाप जो प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलाप को सेवाएं प्रदान करता है वो तृतीय क्रियाकलाप होता है। लेकिन 2001 की जनगणना में 1981 की जनगणना की बात, यानी 1981 की जनगणना में भी भारतीय श्रमजीवी जनसंख्या को निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा गया है। यानी कृषक जो खेती करते हैं, कृषि मजदूर जो किसानों के खेतों में मजदूरी के ऊपर काम करते हैं, घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक। यानी इस प्रकार भारत की व्यावसायिक संगठन में काफी विषमताएं हैं वो देखने को मिलती है। अगर हम पुरुषों और महिलाओं की बात करते हैं तो पुरुषों का परसेंटेज है वो ज्यादा है और महिलाओं का परसेंटेज 25% के आसपास है, और पुरुषों का जो परसेंटेज है 51 के आसपास है। और लाभकारी का जो कार्य हैं उनके ऊपर ज्यादातर पुरुषों का ही अधिकार है। और भारत की 39% जो पॉपुलेशन है वो श्रमजीवी जनसंख्या है और 61% जो पॉपुलेशन है वो आश्रित जनसंख्या है। ठीक है। और भारत के कार्यों को 3 वर्गों में बांटा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और श्रमजीवी जनसंख्या को 4 भागों में बांटा जाता है, कृषक, कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक। यानी इनके अलावा जो और मजदूर हैं वो आते हैं।